तो दोस्तों आज हो गई है 16 मार्च और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, पोस्टल बैलेट के हिसाब से सपा गठबंधन ने जीती 304 सीटें। यूपी में हार के बाद अखिलेश यादव बोले छल से बल नहीं मिलता है। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों को भले ही समाजवादी पार्टी ने स्वीकार कर लिया हो, लेकिन फिर भी सपा सत्तारूढ़ भाजपा की जीत पर सवाल उठा रही है, और यहां पर सवाल उठाना भी लाजमी है, क्योंकि आप लोगों को बताते चलें ईवीएम के जरिए गड़बड़ी का अंदेशा लगातार जताया जा रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और जिसमें लिखा है कि पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को मिले 51.5% वोट व उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयान कर रही है। पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। सत्ताधारी याद रखें, छल से बल नहीं मिलता है। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने यहां पर आरोप लगाया है कि पोस्टल बैलेट में उनको यहां पर 304 सीटें मिली हैं, जबकि ईवीएम जैसे ही खुलना शुरू हुई और उसमें सीधे तौर पर भाजपा को बढ़त मिली। ये सीधा इशारा करता है कि भाजपा ने कई जगहों पर ईवीएम के जरिए बेईमानी की है। और वहीं अखिलेश यादव के ईवीएम गड़बड़ी के आरोप तब और भी मजबूत हो जाते हैं जब आंकड़े देखे जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को बताते चले 77 लगभग ऐसी सीटें हैं जिन पर यहां पर 200 से 2000 के करीबन वोटों से भाजपा ने जीत दर्ज की है। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग भी खुलकर के ईवीएम का बहिष्कार करते हैं और बैलेट पेपर के जरिए मतदान का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली बड़ी अपडेट बताते चलें, सांसदों से बोले पीएम मोदी मैंने काटा आपके बच्चों का टिकट। तो सोशल मीडिया पर लोगों ने किया है ट्रोल, पूछा तो राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट किसने दिया। आप लोगों को बताते चलें, भाजपा के संसदीय दल की बैठक हुई है और संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि अगर किसी भाजपा सांसद या मंत्री के बेटे या बेटी को टिकट नहीं मिला तो इसके पीछे मैं ही जिम्मेदार हूं। पीएम मोदी ने कहा है कि पार्टी में पारिवारिक राजनीति की अनुमति नहीं होगी, अन्य पार्टियों में वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ा जाएगा। परिवारवादी पार्टियां देश को खोखला कर रही हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, किसके बच्चों को यहां पर टिकट नहीं मिला है? राजनाथ के बेटे को टिकट मिला, कल्याण सिंह के पोते को टिकट मिला। लोगों को दिखाने के लिए झूठ बोल रहे हैं ये लोग। और वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर लिखा है कि और जिनके बच्चों को टिकट दिया गया उसके श्रेय भी आप ही ले लीजिए। इसके साथ ही एक अन्य यूजर ने लिखा है कि ये क्या परिवारवाद का बेमतलब रट लगाए बैठे हैं प्रधानमंत्री। परिवार से समाज बनता है और समाज से देश, आखिर राष्ट्र को निसंतान बनाना चाहते हैं क्या आप लोग? ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर लोगों ने किया है पीएम मोदी को ट्रोल। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, बताते चलें, आप कितने भी करिश्माई नेता हो, अगर आप 2 से 3 महीने पहले जागते हैं तो बीजेपी नहीं हारेगी। सपा की हार पर बोले हैं प्रशांत किशोर। जी हां दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए 2 से 3 महीने की मेहनत काफी नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोई कितना भी करिश्माई नेता क्यों ना हो, 2 से 3 महीने पहले जाग करके बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी का अभियान पूरी तरह से भटका हुआ रहा। उन्होंने कहा है कि आप बंगाल को देख लीजिए, ममता बनर्जी दिन रात लगी रही, वो भी 1-2 महीने नहीं 2 से 3 साल तक मजबूत चुनावी कैंपेन रहा, तब बीजेपी को हराया जा सका पश्चिम बंगाल के अंदर। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि नेताओं को जमीन पर उतर करके हमेशा लड़ते रहना पड़ेगा, तभी भाजपा को हराया जा सकता है। ये कहना है प्रशांत किशोर का। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों,
देश भर में एनआरसी लागू करने का अभी कोई भी फैसला नहीं है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दी है जानकारी। आप लोगों को बताते चले, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया है कि पूरे देश में भारतीय नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी तैयार करने के बारे में केंद्र ने अभी तक कोई भी निर्णय नहीं किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि देश भर में एनआरसी लागू करने का अभी कोई भी फैसला नहीं है, ये यहाँ पर केंद्र सरकार ने बताया है। एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने निकल के दोस्तों। यूपी विधान परिषद चुनाव, डॉक्टर कफिल खान को अखिलेश यादव की पार्टी ने बनाया है उम्मीदवार। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, गोरखपुर के चर्चित चिकित्सक डॉक्टर कफिल खान को देवरिया कुशीनगर स्थानीय निकाय विधान परिषद सदस्य के होने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधान परिषद के चुनाव के लिए 36 सीटों पर प्रत्याशी चुने जाने हैं। एमएलसी चुनाव के लिए 9 अप्रैल को मतदान होगा और नतीजे 12 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, राहुल गांधी का आंकड़ों के साथ मोदी सरकार पर करारा प्रहार, बोले आम आदमी भुगत रहा है सरकार की गलत नीतियों का नतीजा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कुछ आंकड़ों के साथ ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि सरकार की गलत नीतियों का परिणाम आम नागरिक झेल रहा है। क्या जनता को राहत देने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? राहुल गांधी ने एफडी, पीपीएफ और ईपीएफ की ब्याज दरों के आंकड़ों के साथ बताया है कि कैसे आम नागरिकों की सेविंग्स में गिरावट आ रही है, जबकि खुदरा मुद्रास्फीति और थोक मुद्रास्फीति बढ़ रही है। दरअसल दोस्तों, बीते कुछ दिनों में मोदी सरकार की नीतियों के कारण आम आदमी को कई झटके लगे हैं। थोक महंगाई दर के साथ साथ खुदरा थोक महंगाई दर में भी उछाल देखने को मिला है। खुदरा महंगाई दर तो 8 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और वहीं एफडी, पीपीएफ और ईपीएफ के ब्याज दरों में भी कमी होती हुई दिखाई पड़ रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, मलयालम टीवी न्यूज चैनल पर प्रतिबंध पर रोक लगाई, केंद्र से मांगा है जवाब। आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम टीवी न्यूज चैनल मीडिया वन पर केंद्र के प्रतिबंध पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने प्रतिबंध को सही ठहराने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा आधार का हवाला दिया था और वहीं न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि अदालत का विचार है कि याचिकाकर्ताओं के द्वारा अंतरिम राहत प्रदान करने का आधार बनाया गया है और केंद्र सरकार के द्वारा जारी 31 जनवरी के निर्देश टीवी चैनल को दी गई सुरक्षा मंजूरी को रद्द करने के निर्देश को अगले आदेश तक रोक दिया जाना चाहिए। पीठ ने मामले के अंतिम निर्णय तक चैनल को फिर से प्रसारण शुरू करने की यहां पर अनुमति दे दी है और सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को इस पूरे मामले में लगा है तगड़ा झटका। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा। लल्लू और गोदियाल ने छोड़ा है पद। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के पीसीसी अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा है कि वे पीसीसी के पुनर्गठन के लिए अपना इस्तीफा तुरंत दें। इसकी जानकारी कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दी है और सोनिया गांधी के इस्तीफा मांगने के कुछ ही समय के बाद यहां पर आप लोगों को बताते चले, लल्लू और गोदियाल ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे दिया है। इस बीच एक और अपडेट बताते चले आप लोगों को, सोशल मीडिया पर सपाइयों ने जताई है इच्छा, आजम खान को बनाए नेता प्रतिपक्ष। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, स्थानीय सपा कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर सपा के सांसद आजम खान को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की इच्छा जताई है, जिस पर आजम खान के मीडिया प्रभारी ने भी बयान का वीडियो जारी करते हुए कहा है कि आजम खान को उनके अनुभव के आधार पर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने दलील देते हुए कहा है कि आजम खान 10वीं बार विधायक बने हैं और सबसे अनुभवी नेता हैं। ये यहाँ पर बड़ी खबर है दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को दे दी गई है चुनौती। जी हां दोस्तों, हिजाब विवाद के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के बाद अब याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं के कर्नाटक हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका एक छात्रा निबा नाज के द्वारा दाखिल की गई है।
दरअसल दोस्तों, हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है और उसने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए मुस्लिम छात्राओं की याचिकाएं खारिज कर दी। और अब यहाँ पर यह पूरा मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।